कुछ पढ़ के आए आप लोग? देखिए पढ़ के आया करिए तभी समझ में आएगा। एडवांस पढ़ के आइए। हाँ, इधर नहीं आ रहा है क्या? तो जो समस्या हो बताइए हमको ना, जब तक नहीं बताएंगे कैसे पता लगेगा। आज बताना है हार्मोन का फंक्शन, ठीक है? जितने हार्मोन हैं 5, उनके फंक्शन समझने हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन की डिस्कवरी मैंने आपको बता दिया था कैसे डिस्कवरी हुई सारे हार्मोन का, ठीक है? अब ऑक्सिन देखा जाए तो बनता कहाँ है? टिप पर बनेगा, सिंथेसिस। इसमें कुछ पॉइंट आपको नोट करने, इसके बाद फंक्शन बताएंगे इसके, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लिए, सिंथेसिस जो है वो कहाँ है? टिप ऑफ शूट एंड रूट। रूट और शूट का जो टिप है वहां पर इसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है? केमिकली ऑक्सिन क्या होते हैं? इंडोल कंपाउंड्स। केमिकली पढ़े नहीं है इसका मतलब, केमिकली क्या है? इंडोल डेरिवेटिव्स हैं। ऑक्सिन की सिंथेसिस जो होती है वो किससे होती है? ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से। पूछा जाता है ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, किससे बनता है ऑक्सिन? ठीक है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। तो दूसरा लिखेंगे इसका प्रिकर्सर, सबसे पहले ऑक्सिन कहां डिस्कवर किया गया था, कहां से आइसोलेट किया गया था? ह्यूमन यूरिन से। प्लांट से सबसे पहले आइसोलेट नहीं किया गया था, ह्यूमन के यूरिन से सबसे पहले ऑक्सिन को आइसोलेट प्राप्त किया गया था। आइए, अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि ह्यूमन के यूरिन में ऑक्सिन कहां से आ गया। सबसे पहले ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था ह्यूमन के यूरिन से, उसके बाद फंजाई से भी आइसोलेट किया गया है और देन हायर प्लांट से भी किया गया है, ठीक है? फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, आगे लिखेंगे एंड देन फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट्स, ठीक है? अब ह्यूमन के यूरिन में ऑक्सिन कैसे आएगा? सभी के यूरिन में ऑक्सिन नहीं होता है, ठीक है? सबके यूरिन में ऑक्सिन नहीं है। कहां से आइसोलेट किया गया था इसको? एक पर्सन से जो पेलेग्रा डिजीज से पीड़ित था। ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट तो किया गया था, लेकिन उस पेशेंट से जो पेलेग्रा बीमारी से पीड़ित था, ठीक है? यहां लिख लीजिएगा, ह्यूमन यूरिन से सफरिंग फ्रॉम अब ये डिजीज क्या होती है जानने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना ध्यान रखिए। पेलेग्रा डिजीज से सब पेशेंट था सफरिंग, उसके ह्यूमन यूरिन से क्या है, उसको पहली बार आइसोलेट किया गया था, ठीक है? ह्यूमन यूरिन में जो ऑक्सिन मिलता है उसका नाम, उसका उस ऑक्सिन का नाम दूसरा होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिन ट्रायोलिक एसिड। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिन ट्रायोलिक एसिड बोला जाता है। तो यहां लिखिएगा ह्यूमन यूरिन में जो ऑक्सिन है उसका नाम होगा ऑक्सिन कॉल्ड ऑक्सिन ट्रायोलिक एसिड, ठीक है? ये हो गया। अब ऑक्सिन के कितने टाइप के होते हैं? ऑक्सिन नेचुरली भी निकाला जाता है, ऑक्सिन आर्टिफिशियली बनाया भी जाता है। सिंथेटिक ऑक्सिन और
नेचुरल ऑक्सीजन। तो इसके टाइप्स बोलेंगे, दो टाइप हैं टाइप्स। पहला है सिंथेटिक, नेचुरल लिखेंगे। नेचुरल में दो है केवल, पूछा जाता है नेचुरल कौन सा, इंडोल एस्टिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। बुक में लिखा है IAA और IBA, इसका पूरा नाम है इंडोल 3 एस्टिक एसिड। बुक में पढ़ लीजिएगा, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। और IBA का फुल फॉर्म है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये नेचुरल ऑक्सीजन है जो प्लांट से सीधे आइसोलेट किए जाते हैं। और सिंथेटिक में जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसमें सिंथेटिक में देखिए कौन सा है, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। पूरा नाम लिख लीजिएगा इसको, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। एक है PMA, कोई बताएगा फुल फॉर्म, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। और कोई 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। पूरा नाम इसका 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और एक है 2,4-T, 2,4 ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, ठीक है। 2,4-D और 2,4-T भी होता है। आप लिख लीजिएगा, एक क्या है 2,4-T है। तो ये सब सिंथेटिक ऑक्सीजन हो गया, समझ में आया। अब इसके बाद एक एक करके फंक्शन पढ़ते हैं। एक चीज और समझिए, 2,4-D और 2,4-T का जो मिक्सचर होता है उसको एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है एजेंट ऑरेंज क्या है, तो 2,4-D और 2,4-T को मिला लेंगे अगर तो बन जाएगा एजेंट ऑरेंज। तो यहां लिखेगा इन दोनों का जो मिक्सचर है, ठीक है, कॉल्ड एजेंट ऑरेंज। कहां यूज किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की जो मिलिट्री फोर्स थी उसने वियतनाम के अगेंस्ट में जब वॉर किया था तो इसको यूज किया गया था। अब इसका क्या है, वहां ये क्या किया था जानते हैं, 2,4-D और ये 2,4-D और 2,4-T जो है, ठीक, ये दोनों क्या है मिलाकर के एजेंट ऑरेंज बन जाता है। और ये हर्बिसाइड की तरह काम करता है। क्या काम करता है, हर्बिसाइड या वीडिसाइड, खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो दवाई आती है मार्केट में वो यही होती है, 2,4-D होती है। अकेला 2,4-D हर्बिसाइड है, ये भी हर्बिसाइड है, ठीक है, ये भी क्या है हर्बिसाइड है। यहाँ 2,4,5 होगा शायद, देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइक्लोरो है ना ये, 2,4,5-T जो भी होगा, हाँ 5 ना, हाँ, ये अकेला हर्बिसाइड है, दोनों को मिला करके यूज किया गया था। तो अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था किससे, वियतनाम से, तो वहां इसका बेनिफिट कैसे मिला, आखिर हर्बिसाइड को वर्ल्ड वॉर में यूज करने का मकसद क्या था, कोई बताएगा। हर्बिसाइड या वीडिसाइड भी बोलते हैं जो खरपतवार को नष्ट करते हैं, हाँ, छुप नहीं पाते थे। जैसे स्प्रे किया गया था हेलीकॉप्टर से किस पर, हाँ, जहां पर मिलिट्री फोर्स, जहां पर ये जो इनके मतलब छुपे हुए रहते थे एनिमीज, ठीक है, तो जब स्प्रे किया गया तो वीड्स वगैरह खत्म हो गए और जो है वो हाँ एनिमीज क्या है दिखने लग गए, झाड़ियां धीरे धीरे ये जितने वीड्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गए, तो वहां जो छिपे हुए थे लोग वो दिखने लग गए, समझ में आया। इसीलिए पकड़ने के लिए उनको वीड्स को खत्म कर दिया गया पहले, तो इसको यूज किया गया था, नोट कर लीजिएगा, यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किस रूप में, एज हर्बिसाइड। और हर्बिसाइड को क्या बोलते हैं, वीडिसाइड। तो मार्केट में जो आता है वो 2,4-D आता है, ठीक है, हाँ।
अब एक चीज और है इसके साथ में, ये 2,4-D जो है ये डाइकॉट को ही किल करता है। इसकी इस खास बात क्या है, डाइकॉट प्लांट को ही किल करता है, मोनोकॉट को ये किल नहीं करता है। मोनोकॉट पर कोई फर्क नहीं डालेगा। समझ में आया? जैसे धान का खेत है, गेहूं है, उसमें खरपतवार नष्ट करने हैं, जो डाइकॉट पौधे हैं, छोटे छोटे अनवांटेड पौधे, उनको वीड्स बोलते हैं, उनको खत्म करने के लिए 2,4-D को स्प्रे कर दिया जाता है। तो यहां पर इसके बारे में एक चीज और लिखेंगे, ओनली किल डाइकॉट्स वीड। डाइकॉट जो वीड्स होते हैं, खरपतवार, उनको नष्ट करता है। एंड डू नॉट किल मोनोकॉट्स। मोनोकॉट प्लांट को टच नहीं करेगा, कोई समस्या नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा शुरुआती हो गया ऑक्सीजन। अब इसका फंक्शन पर आ जाते हैं। एक फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि 2,4-D यूज्ड एज द हर्बिसाइड और वीडिसाइड। अब और फंक्शन पर आते हैं ऑक्सीजन के। देखिए फंक्शंस जो हैं बहुत कंफ्यूजिंग हैं, मैं एक साथ भी नहीं बताया जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक साथ पांचों हार्मोन के फंक्शन बोर्ड पर बता दिए, संभव नहीं है, क्योंकि फंक्शन को समझाना भी पड़ेगा हमको। तो एक साथ वो बोर्ड पर नहीं आ सकते, एक एक करके देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में एकदम नोट करना है, क्योंकि कंफ्यूजन होने लगता है। अभी सबके फंक्शन में कुछ फंक्शन सभी में आ जाएंगे। वो एक फंक्शन होता है सेनेसेंस, वो आपको सब में मिलेगा देखने को। ठीक है, तो एक एक करके इसका मेन काम क्या है ऑक्सीजन का, सारे हार्मोन का मेन फंक्शन पता होना चाहिए। इसका मेन फंक्शन है हाइट को इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? हाइट, इलोंगेशन ऑफ द शूट एंड रूट। रूट और शूट को इलोंगेट करेगा, क्योंकि बनता कहां है? टिप पर, और रूट के टिप और शूट के टिप पर बनेगा। इसके बाद में हाइट को इलोंगेट कराएगा। तो पहला फंक्शन लिखिएगा, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस समझ रहे हैं क्या होती है? एपिक्स जो होता है, एपिक्स शूट का, तने का, वो डोमिनेंट का मतलब वो प्रभावी रहता है। ठीक है, एपिक्स को हमेशा ये डोमिनेंट रखता है, जिसकी वजह से हाइट बढ़ती चली जाती है। समझ में आ रहा है? तो एपिक्स को डोमिनेंट करेगा और क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब एक चीज और है, अगर आपने देखा होगा जब किसी प्लांट की हाइट बढ़ रही होती है तो साइड ब्रांचेस जो होती हैं उनकी ग्रोथ क्या रहती है? सप्रेस रहती है। अगर कोई प्लांट सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है ऊपर, तो जो साइड ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं, ये कम निकलती हैं, क्योंकि जब ऊपर से आप इसको काट देंगे तो कहते हैं पौधा घना हो गया। टिप को हटाने पर साइड ब्रांचेस की ग्रोथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि टिप को हटाने पर ऑक्सीजन हट जाएगा। तो हाइट जो है सीधा ऊपर नहीं बढ़ेगी, साइड से जो है ब्रांचेस निकलेंगी। ऑक्सीजन जब तक टिप पर रहेगा, ऑक्सीजन कहां रहेगा? जब तक टिप पर, तब तक ये साइड ब्रांच की ग्रोथ को क्या किए रहेगा? सप्रेस किए रहेगा। लेटरल ब्रांच की ग्रोथ सप्रेस रहती है, कम ग्रोथ होती है, एपिक्स डोमिनेंट रहेगा। लेकिन जैसे ये हट जाएगा, आप इसको कट करेंगे, हट जाएगा, तो साइड ब्रांच की ग्रोथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एपिक्स को डोमिनेंट रखेगा और साथ में क्या करेगा? एंड सप्रेस ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस। ये इसका मेन काम है, मेन फंक्शन इसका यही है, बाकी तो सब एक्सेसरी फंक्शन में है। अब एपिकल डोमिनेंस का फायदा क्या है? एपिक्स डोमिनेंट होने से देखिए, सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस। हम ऑक्सीजन को, हम इस टेक्निक को यूज कहां करते हैं? टी प्लांटेशन में। जैसे ऑक्सीजन का एक रोल यह है कि टी प्लांटेशन होता है, चाय की जो खेती होती है, वहां पर उसकी टिप को क्या करते रहते हैं? काटते रहते हैं, ताकि पौधा घना होता रहे। क्योंकि टी में हमको चाहिए क्या? लीव्स ही तो चाहिए। जितना ज्यादा पौधा घना होगा, जितनी ज्यादा साइड ब्रांच निकलेगी, उतनी ज्यादा उस पर लीव्स भी तो बनेगा। जितनी ज्यादा साइड ब्रांच निकलेंगी, उसमें पत्तियां उतनी ही ज्यादा आएंगी,
ठीक है। और हमको उसमें मतलब किससे है, लीफ से मतलब होता है टी में। तो इसको यूज किया जाता है कहां पर, टी प्लांटेशन। एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि वाइडली अप्लाइड इन द टी प्लांटेशन, मतलब अगर हम टिप को हटा दें तो साइड ब्रांच की ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब तक टिप लगा रहेगा तब तक साइड ब्रांच की ग्रोथ सप्रेस रहेगा। तो यहां नोट कर लीजिएगा, रिमूवल ऑफ टिप, रिमूवल ऑफ टिप, अगर टिप हटा देंगे तो ऑक्सीजन हट जाएगा और उससे क्या होगा, लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच की जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। समझ रहे हैं? जब तक ऑक्सीजन टिप पर है तब तक लेटरल ब्रांच की ग्रोथ सप्रेस है, और जैसे ही टिप को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ टिप, तो लेटरल ब्रांच की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसका फायदा कहां देखने को मिलेगा, ऐसे पौधे में जिसको आप घना बनाना चाहते हैं, उस पौधे में इसको बेनिफिट मिलेगा। इस टिप हटाने का फायदा कहां मिलेगा, जिस प्लांट को आप बुशी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट लिखेंगे यूज्ड इन, ये कहां यूज किया जाएगा, यूज्ड इन टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन। ठीक है, टी प्लांटेशन टैग में इसको यूज करेंगे, टिप हटाएंगे वहां पर हम। और कहा दूसरा है हेज मेकिंग, HEDG, हेज मेकिंग। ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन आता है कि टी प्लांटेशन में किसका रोल है, और हेज में, हेज जानते हैं क्या होता है, स्कूल्स कॉलेज में देखा होगा आपने, जो झाड़ियां होती हैं, बुशेज, उसको गार्डनर जो होते हैं वहां के माली लोग, वो क्या करते हैं, बढ़िया से काट काट करके ऐसी डिजाइन बना देते हैं जैसे लगता है दीवार है, जैसे लगता है कि बाउंड्री चल रही है, एकदम उसी की बना देते हैं ना। देखिए ना, वही हेज है। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द श्रब्स, झाड़ियों की एक बाउंड्री बनी रहती है, वो हेज बोलते हैं उसको। तो हेज मेकिंग में क्या करते हैं, हम टिप हटा देंगे। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया इसका ऑक्सिन का। दूसरा फंक्शन यूज्ड एज, अभी जो बताया मैंने, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, इसको हर्बिसाइड के तौर पे यूज कर लेंगे ऑक्सिन को। ठीक है, जो मार्केट में आता है हर्ब्स को किल करने के लिए। तीसरा क्या है, थर्ड, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी पता है सभी को, ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराता है। सीडलेस फ्रूट बनाना, ऐसा फल बनाना जिसमें बीज नहीं होते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। जैसे ग्रेप्स जो होते हैं, बनाना है, इनमें नेचुरल पार्थिनोकार्पी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रेप्स में सीड नहीं होते हैं, बनाना में सीड नहीं है, सीडलेस फ्रूट है। इस टेक्निक से हम कुछ फ्रूट को बना सकते हैं सीडलेस, ऑक्सिन का स्प्रे करके। ऑक्सिन कहां स्प्रे किया जाएगा, कहां स्प्रे करेंगे, जो अच्छा फ्रूट बनता किससे, ओवरी से, ओवरी से बनता ना, तो ओवरी पर स्प्रे करेंगे। किस पर स्प्रे किया जाएगा, ओवरी पर। ठीक है, ओवरी कहां होती है, फीमेल फ्लावर या बाइसेक्सुअल में भी होती है, तो ओवरी पर स्प्रे कर देंगे तो उसमें सीडलेस फ्रूट बन जाएंगे। तो इंड्यूस करेगा मतलब बढ़ावा देता है किसको, पार्थिनोकार्पी को। समझ में आ रहा है? और इसके बाद अगला फंक्शन जो है, एक मैंने छोड़ रखा है, सेनेसेंस छोड़ रखा है, मैं लिख दे रहा हूं, वो एक साथ बता देंगे, पांचों को एक साथ मिला करके, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर उसमें। वैसे नोट कर लीजिए, लास्ट में भी बताएंगे। हाँ, डिले सेनेसेंस, हमने एक चीज बताया था, एजिंग को डिले करना। ये ग्रोथ बढ़ा रहे हैं कि ग्रोथ घटा रहे हैं? अगर किसी प्लांट में एजिंग को डिले कर रहे हैं, प्लांट जो है 10 साल एज है, उसकी बढ़ा करके 12 साल कर दिया, एजिंग को हम डिले कर रहे हैं, जल्दी एजिंग ना आए, तो ये प्लांट में ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ग्रोथ घटा नहीं रहे हैं उसकी। सेनेसेंस को डिले कराना, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में आता है, प्लांट की ग्रोथ को आप प्रमोट करा रहे हैं। अगर एजिंग इंड्यूस करा रहे हैं तो जल्दी एजिंग हो जाएगी, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, प्लांट जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो नुकसान वाली चीज है ना, एजिंग को डिले किया जा रहा है। तो ऑक्सिन से क्या होता है, एजिंग डिले होती है, सेनेसेंस का मतलब एजिंग है। लेकिन एक चीज है, ये एजिंग को डिले उसमें करता है जो यंग
पार्ट हैं। अगर ऑक्सीजन ज्यादा बन रहा है प्लांट में तो प्लांट की देखते होंगे कभी कभी पत्तियां जो प्लांट की होती हैं वो हरे हरे में गिर जाती हैं, लीफ हरी ही है। एक होता है कि समय आने पर लीफ गिरना, एक समय आने पर प्लांट से लीफ का फॉल होना, वो तो ठीक है। लेकिन अगर प्लांट में लीफ मैच्योर नहीं हुआ, पहले ही गिर गया, अर्ली लीफ फॉल हो रहा है, तो अच्छी चीज नहीं होती है, ये उसको रोकता है। ठीक है, अर्ली लीफ फॉल को रोकेगा, फल जल्दी नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ओल्ड हो गया है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करेगा। ये किसमें करता है? यंग फ्रूट और यंग लीफ को गिरने से रोकता है, लेकिन प्रमोट कराता है एब्सीजन ऑफ द ओल्ड फ्रूट। एक लाइन पढ़िए, बुक में लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। सबके पास बुक है ना? देखिए, ये आपका लास्ट वाला पैराग्राफ के ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िए, ऑक्सीजन वाले में है, लिखा हुआ है ऑक्सीजन प्रमोट प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज। फ्रूट और लीफ के ड्रॉप को रोकता है कब? अर्ली स्टेज में, जल्दी फ्रूट फॉल ना हो जाए। लेकिन बट प्रमोट द एब्सीजन, एब्सीजन का मतलब होता है गिरना, ओल्ड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। अगर फ्रूट ओल्ड हो गया है और लीफ क्या हो गई है? मैच्योर हो चुकी है, तब तो इसको गिराना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर डिले सेंसेंस करेगा, आगे लिखेंगे एंड प्रिवेंट कराएगा, प्रिवेंट अर्ली फ्रूट एंड लीफ फॉल। अर्ली फॉल नहीं होने देगा लीफ को और फ्रूट को, लेकिन ओल्ड अगर है तो उसको प्रमोट करा देगा। आगे लिखेंगे बट प्रमोट कराएगा, प्रमोट समझ रहे हैं? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए यहीं से कंफ्यूजन होता है। ओल्ड फ्रूट ऑफ लीफ के फॉल को प्रमोट कराएगा, लेकिन अर्ली लीफ के फॉल को प्रमोट नहीं कराएगा, उसको डिले कराएगा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बताइए कौन सी लाइन है? हाँ, बता रहे हैं उसको। अगला फंक्शन प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। रोज लगाते हैं ना, रोज क्या लगाते हैं? कटिंग। जिस प्लांट में आप कटिंग लगा रहे हैं, अगर कटिंग पर नीचे ऑक्सीजन को स्प्रे करके लगा दिया जाए, जल्दी रूट निकल जाएगी, जल्दी रूट निकल जाएगी। लिखा ना प्रमोट रूटिंग इन द स्टेम कटिंग में रूटिंग को, रूट के फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रमोट कराता है। ठीक है, और हाँ बताइए। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्या चीज जो वो लिखा है वो सही है, प्रमोट लिखा है ना, ठीक। अब प्रमोट इंड्यूस में अंतर क्या है बताइए? प्रमोट इंड्यूस सेम चीज तो है, प्रमोट करना या इंड्यूस करना, उसको एक ही चीज तो होती है ना, एक ही चीज है, अलग नहीं है वो। इंड्यूस हाँ, तो यही चीज तो बताया आपको, पार्थिनोकार्पी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना देगा ये ऑक्सीजन, लेकिन सभी में नहीं। अगर ऐसा होता तो मार्केट में सारे फल जो आ रहे हैं बिना बीज वाले आते ऑक्सीजन स्प्रे कर करके, ऐसा सब में सक्सेस नहीं है। 6 नंबर मैंने बताया नहीं है, छोड़ दिया है, आप नोट कर लेंगे। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, क्योंकि ये ज्यादा होने लगता है, फिर हजम नहीं होता है। अभी ये फंक्शन ना, ये फंक्शन आपको और एक जगह और मिलेगा। ठीक है, उतना याद लर्न रखिए जितना माइंड में सेट कर ले जाइए, क्योंकि ये देखिए ये वाला तो आसान चीज है। पहला पॉइंट सबको पता होना चाहिए, हर्बिसाइड माइंड में बैठा लीजिए कि दवा जो स्प्रे की जाती है वीड्स को मारने वाली वो 2,4-D होती है। ठीक है, छिड़काव किया जाता है, पार्थिनोकार्पी, और कहीं नहीं मिलेगा टर्म, ये स्पेशली याद कर लीजिए, केवल और केवल कहां है? अगर पार्थिनोकार्पी टर्म आ गया तो सीधे क्या है? ऑक्सीजन है।
किसी में नहीं है फंक्शन ये वाला फंक्शन कहीं नहीं है, ये वाला फंक्शन कहीं नहीं मिलेगा देखने को, ये कहीं नहीं मिलेगा, डिले मिलेगा भी, डिले 3 जगह है। डिले आप टिक कर लीजिए, जो इसका स्पेशल काम है जो कहीं नहीं है उस पर डबल टिक कर लीजिए कि ये आपको स्पेशली यूनिक है, ये आपको केवल ऑक्सीजन का फंक्शन बताया जा रहा है, इस पर टिक मत करिएगा। ये आपको जिब्रेलिन में भी मिलेगा और साइटोकाइनिन में भी मिलेगा, ठीक है, एक साथ लास्ट में लिखा दिया जाएगा। ये वाला कहीं नहीं मिलेगा। रूटिंग अगर कहीं वर्ड आ जाए, ये इसको छोड़ देंगे, माइंड में कितना रखेंगे, ऐसे लर्न करिएगा। एपिकल डोमिनेंस, पार्थिनोकार्पी, हर्बिसाइड, रूटिंग, बस 5 वर्ड याद कर लीजिए, हो गया काम खत्म। कहीं साइड में नोट करके 5 वर्ड को एक लाइन में नोट कर लीजिए, ठीक है, तब रट जाएगा आपको। ये समझ में आ रहा है? एपिकल डोमिनेंस हो गया, पार्थिनोकार्पी, हर्बिसाइड और रूटिंग, ये 5 वर्ड एक साथ नोट कर लीजिए लाइन में, ऑक्सीजन के फंक्शन है। डिटेल तो आप समझ ही गए हैं इसकी, कैसे वो कराता है, समझ में आ रहा है? इसको रटने का तरीका यही, और अदरवाइज इसको आप रट नहीं पाएंगे। 5 फंक्शंस को इतना, केवल इतना लिखिएगा। एक ये हो गया, ये इस तरीके सर्कल बना लीजिए, ये याद करना है हमको, रूटिंग याद करनी है। रूटिंग पता कहाँ होते है? स्टेम कटिंग में, ठीक है, बस हो गया। एक चीज और बच गई, जाइलम डिफरेंशिएशन, जो यूनिक फंक्शन, सब यूनिक ही है इसका। एक लास्ट फंक्शन देखिए, 7 नंबर पे भी टिक करिएगा, 7 नंबर जाइलम लिखिएगा, इंड्यूस 7 नंबर में, इंड्यूस जाइलम डिफरेंशिएशन। लेकिन मतलब पता होना चाहिए, ये भी यूनिक काम है जो कहीं देखने को मिलेगा, केवल किसका फंक्शन, ऑक्सीजन का ही काम है। क्या होता है जाइलम डिफरेंशिएशन? हाँ बताएंगे क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग करना, बंटवारा करना, अलगाव करना, ठीक है। जाइलम में 4 सेल बनती है ना, तो जब जाइलम में 4 सेल बनती हैं, कौन सी, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये चारों सेल को बनाने में इसी का रोल है। जाइलम में डिफरेंशिएशन कराता है, विभेदन, जाइलम में विभेदन कराता है, समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन भी यूनिक है, कहीं नहीं है। जो फंक्शन यूनिक है उसको आप डबल लिख लीजिए। हो गया इतना ऑक्सीजन के बारे में। सेल डिवीजन भी लिखा गया है, सेल डिवीजन है ना, कोई बात नहीं, कहीं साइड में नोट कर लीजिए, ये भी है। सेल डिवीजन का जो मेन किसका काम है, साइटोकाइनिन का है। मेन किसका फंक्शन, साइटोकाइनिन का, ठीक है। केवल 2 जगह आपको सेल डिवीजन मिलेगा, फिर नोट कर लीजिए। सेल डिवीजन पर अगर आपको आता है क्वेश्चन, तो सेल डिवीजन नोट करिएगा, 2 जगह है केवल, एक आपको ऑक्सीजन में देखने को मिलेगा और एक आपको साइटोकाइनिन में मिलेगा, बस कहीं नहीं है। ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि 2 ही जगह है केवल ये, ठीक है। देखिए लास्ट में जानते हैं शॉर्ट नोट जो बनाया जाता है, एक बार पहले पूरा पढ़ लीजिए आप ढंग से, पूरा आपने विद्युत पढ़ लिया, समझ गया। जैसे अब ये नहीं है कि एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, तो फिर ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन जब रिवीजन किया जाता है तो रिवीजन में बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। जिस चीज को आप भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, उस चीज को शॉर्ट में लिख दिया जाता है, फिर वही रिवाइज किया जाता है। इतना बड़ा पोथा ना, वो एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं हो पाता है 1 महीने के अंदर, ठीक। तो सब पढ़ लीजिए एक बार, और लास्ट में फिर इसको एक एक चैप्टर का शॉर्ट नोट टाइप से बनाते रहिए और इसको फास्ट रिवाइज करते रहिए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया। आगे है अगला फंक्शन जिब्रेलिन, देखिए, बोलिए। हाँ, अगर एक्सिलरी बट को ना काटे, नहीं, अगर आपने स्टेम तना है, एक किसी पौधे की लंबाई बढ़ रही है, अगर इसको आप नहीं कट करेंगे ऊपर से, तो साइड ब्रांच की ग्रोथ होगी बट कम होगी। इनिबिट नहीं कराता है, ये सप्रेस कराता है, ओनली घटाता है। ऐसा नहीं होता कि साइड ब्रांच ग्रो नहीं करेंगे, करती है, कम करती है। ऊपर से कट करने पे और ज्यादा तेजी से करती है। फिर आप इसको भी कट कर देंगे तो यहां से साइड ब्रांच तेजी से निकलेगा, इसको भी कट करेंगे यहां से निकलेगा, होता है ना। ऐसे तो प्लांट घना होता है, साइड ब्रांच को भी काटेंगे फिर नीचे से निकलेगा, ठीक।
अगला है जिब्रेलिन। देखिए जिब्रेलिन जो है दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? पहले कुछ चीजें एसिडिक है नेचर में। जिब्रेलिन केमिकली क्या है? टर्पेंस। क्या है केमिकली? बता दिया मैंने, टर्पेंस होते हैं। अगर केमिस्ट्री आ जाए तो केमिकली है क्या है, कौन सा कंपाउंड? टर्पेंस है। ठीक है। जिब्रेलिन जो है बनते कहां है? हमने बताया ऑक्सीजन की सिंथेसिस टिप पर। जिब्रेलिन की सिंथेसिस कहां होती है? एक चीज समझ लीजिए, हाइट बढ़ाने में दो हार्मोन का रोल है। एक तो ऑक्सीजन का रोल है और एक जिब्रेलिन का भी रोल है। एपेक्स से हाइट जब बढ़ती है तो हाइट बढ़ाने में जो एपेक्स होगा वहां ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन जो इंटरनोड होती है, इंटरनोड समझ रहे हैं? ये स्टेम है, ये नोड है, और नोड के बीच की जगह इंटरनोड। एपेक्स पर कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। इंटरनोड में कौन रहेगा? ये जिब्रेलिन रहेगा। तो इंटरनोड को इलोंगेट कराएगा तभी तो हाइट बढ़ेगी। खाली अकेला ऑक्सीजन हाइट नहीं बढ़ा सकता है। हाइट बढ़ाने के लिए इंटरनोड को भी इलोंगेट होना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो जिब्रेलिन कहां बनेगा? तो आप कहेंगे इंटरनोड में बनता है। और कहां बनता है? नोड में भी बनेगा। और कहां बनेगा? एक जगह और बनता है, सीड। कैसे? कहा जाए कि सीड जर्मिनेशन में किस हार्मोन का रोल है? जितने आप पांचों हार्मोन पढ़ेंगे, सीड जर्मिनेट कराने में किस हार्मोन का रोल है? जिब्रेलिन का है। तो आप वहीं से समझ जाइए कि जब सीड को जर्मिनेट करा रहा है, इसका मतलब ये सीड में भी बनता होगा। ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस इसकी कहां है? इंटरनोड। इंटरनोड में होगा एंड सीड। इंटरनोड में और सीड में ये बनता है जिब्रेलिन। 100 से ज्यादा जिब्रेलिन अब तक आइसोलेट या डिस्कवर कर चुके हैं। मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है। नाम क्या क्या रखे गए? GA1, जिब्रेलिक एसिड को लिखते हैं GA, तो GA1, GA2, GA3 एंड सो वन। ऐसे इनके नाम। जो पहले जो डिस्कवर किया गया वो GA1 हो गया, जो बाद में GA2। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो GA3 है। कहा जाता है कि GA3 सबसे पहले डिस्कवर्ड, बुक में लिखा भी है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन सा? GA3। तो ये GA1 को क्यों नहीं मानते हैं? फिर सीक्वेंस में डिस्कवर किए गए हैं। अगर देखा जाए वास्तविक रूप से पहला डिस्कवर्ड GA1 ही है, लेकिन GA3 को लिखा गया है फर्स्ट डिस्कवर्ड। बता सकता कोई? हाँ बताओ जी। फुल्ली डिस्कवर्ड। अधूरी जानकारी थी GA1 के बारे में, अधूरी। पहली उसमें आगे पढ़िए लिखा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ऐसा जिब्रेलिक एसिड जिसकी पूरी जानकारी मिल गई वो GA3 था, फर्स्ट कंप्लीट डिस्कवर्ड, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में। GA1 का अधूरी जानकारी थी खाली। ठीक है। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट कंप्लीट, ऐसे लिखिएगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड जो है उसको GA3 को मानते हैं। रीजन लिखिएगा विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसका नाम आता है। ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी थी इसकी। फंक्शन देख लीजिए इसके बाद। इसके इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हार्मोन के फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से आते हैं। और कुछ फंक्शन होते हैं ना बार बार आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। बता रहे देखिए, फंक्शन में सबसे पहला जो मेन फंक्शन, जो इसका मेन अपना काम है, काम तो सब इसके हैं, लेकिन जो मेन काम है जिब्रेलिक एसिड का वो है इंटरनोड को इलोंगेट कराना। ध्यान सुन लीजिए, हाइट को बढ़ाएगा, लेकिन कैसे बढ़ाएगा? इंटरनोड को इलोंगेट करा करके। ऑक्सीजन कैसे हाइट बढ़ाता है? शूट टिप पे सेल डिवीजन फास्ट कराएगा।
जो मैंने कहा था कि ऑक्सिन सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है, आप ऐसे याद रखेंगे कि क्योंकि सेल डिवीजन तब हाइट तब बढ़ेगी जब सेल डिवीजन प्रमोट होगा। ऑक्सिन, ये जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, इंटरनोड, इस इंटरनोड को क्या करेगा, इलोंगेट करा देगा। समझ में आया? तो मेन फंक्शन इसका ये है। पहला फंक्शन लिखिएगा इंटरनोड, इंटरनोड इलोंगेशन, और ये फंक्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, यूनिक है इसका, अकेला इसका यूनिक फंक्शन है, कहीं और नहीं मिलेगा फंक्शन ये। ठीक है, अब इसका फायदा कहां कहां है? जैसे हमने ऑक्सिन में बताया था कि ऑक्सिन में जब टिप को काट देंगे तो प्लांट कैसा हो जाएगा, बुशी, घना हो जाता। तो उसका फायदा हम कहां लेते हैं, टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में फायदा ले लेते हैं। ऐसे ये इंटरनोड को इलोंगेट करता है, स्टेम की हाइट बढ़ाएगा, तो इसका फायदा कहां मिलेगा फिर? तो फायदा इसका 3 जगह पर है, सुन लीजिए, 3 जगह पर इसका इंटरनोड इलोंगेशन का फायदा मिलेगा हमको। वो 3 जगह पहले कौन सी हैं? शुगर केन में, शुगर केन गन्ने में जितना ज्यादा इंटरनोड इलोंगेट होगी, जितना ज्यादा इंटरनोड इलोंगेट होगी, गन्ने की लंबाई उतनी ही ऊंची हो जाएगी, उतना ही हाइट बढ़ेगा। जितना ये इंटरनोड इलोंगेट होगा, फायदा ये मिलेगा उतना ही ज्यादा, क्योंकि शुगर केन में होता क्या है, शुगर क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलता ना, चीनी मिलती है, इससे बनती है, उतना ही ज्यादा इसमें शुगर मिलेगा। भाई इससे हम शुगर कहां से मिलता है, शुगर केन में हम इसी के स्टेम को तो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टेम, जितना बड़ा स्टेम उतना ज्यादा शुगर मिलेगा, शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका फायदा मिलता है इन शुगर केन में हाइट इंक्रीज हो जाती है, हाइट इंक्रीज करेगा और शुगर कंटेंट बढ़ेगा, शुगर कंटेंट क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से बढ़ जाएगा। ठीक भाई, हाइट तो सब जगह, अगर हाइट नहीं भी लिख रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखिए, शुगर कंटेंट बढ़ेगा। दूसरा फायदा इसका कहां मिलेगा, देखिए, जो प्लांट रोजेट हैबिट के होते हैं, रोजेट हैबिट जानते हैं, ऐसे बहुत, जैसे पत्ता गोभी जो होता है, पत्ता गोभी में ये तना है, इस पर पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियां इतनी पास पास होती हैं कि आपको दिखाई नहीं देता है कि तना है भी है कि नहीं है इसमें। यही तो होता है ना, पत्तियां इतनी पास पास। एक चीज समझिएगा कि तने पर लीफ जो लगा होता है, लीफ, वो लीफ कहां लगा होता है, तो नोड पर लगा होता है। तने पर लीफ कहां लगती हैं, नोड पर। इसमें आपको दिखता नहीं है कैबेज में, लेकिन होता है। आप इसको मैं ब्रॉड करके दिखा रहा हूं, तो देखिए पत्ता गोभी में ये, कैबेज में ये लग गया, ये लग गया। एक फ्लावर बनाते थे स्कूल में आकर के, ऐसे ही कागज क्राफ्टिंग करते ना, यूं किया, बना, लोटस बना दिया, लो बन गया। तो जब यूं किया तो उसमें इंटरनोड बढ़ गया, ये एरिया दिखने लग गया, और जब उसको प्रेस कर दिया तो बन गया लोटस, रोज बन गया। बना देते थे ऐसे ही। ऐसे ये समझिए, यहां पर कैबेज में क्या है, इंटरनोड बहुत शॉर्ट है, छोटी है, क्योंकि नोड सारी पास पास हैं, नोड पर लीफ लगती है और सारी नोड क्या है, पास पास है, इंटरनोड बहुत छोटी होती है। अब कैबेज में जब फ्लावरिंग की बारी आती है, किसकी, फ्लावर बनाने की, तो फ्लावर कहां से बनता है, फूल यहां से निकलता है, यहां से, देखो फूल, फ्लावर कहां से निकलेगा, इस नोड के बगल से निकलेगा। ध्यान से सुन लो, इधर जो नोड है और जो लीफ है, ये लीफ है, ये नोड है, फ्लावर हमेशा यहां से निकलेगा। लेकिन जब कैबेज ऐसा रहेगा, तो जब फ्लावरिंग की बारी आती है तो इंटरनोड इलोंगेट कर दी जाती है। कौन करता है, प्लांट खुद करता है। कैबेज में जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, फ्लावरिंग के पहले नोड को बढ़ा देगा। क्यों, ताकि फ्लावरिंग हो सके, क्योंकि पत्तियां जब पास पास होती हैं तो फ्लावरिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। कैसे फूल निकलेगा, सोचिए, कहां से निकलेगा फूल, जब सारी पत्तियां पास पास सटी हुई हैं तो कैसे फ्लावर बनेगा। क्योंकि लीफ का जो, लीफ के बीच में जो जगह होती है, लीफ और स्टेम के बीच में जो जगह है, यहीं से फ्लावर बनना चाहिए, और जब सारी लीफ सटी हुई है तो कैसे फ्लावर बना देगा। तो इंटरनोड को इलोंगेट कराता जिब्रेलिक एसिड बिफोर द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के जस्ट पहले, कहां, कैबेज में। समझ में आ रहा है, ये कैबेज ही नहीं, ऐसे प्लांट जो भी रोजेट हैबिट वाले होते हैं, रोजेट हैबिट का मतलब जहां नोड पास पास होती है और इंटरनोड बहुत छोटी होती है, पत्तियां सब सटी रहती हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, रोजेट हैबिट प्लांट। समझ में आ रहा है, हाँ। तो लिखेंगे इन कैबेज में,
और कैबेज में ब्रैकेट में लिखिएगा रोजेट हैबिट प्लांट, ROSETTE, स्पेलिंग देख लीजिएगा। जितने भी रोजेट हैबिट वाले हैं इसमें कैबेज भी आता है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, इंटरनोड के इलोंगेट कराएगा, इंटरनोड इलोंगेट होगा। इसमें भी इंटरनोड इलोंगेट हो रहा था, इसमें शुगर कंटेंट बढ़ाने के लिए हो रहा था शुगर केन में, और यहां इंटरनोड क्यों इलोंगेट हो रही है, फ्लावरिंग कराने के लिए, टू प्रमोट फ्लावरिंग। तो बुक में लिखा गया है कि इंटरनोड को इलोंगेट कराएगा जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद इंटरनोड को इलोंगेट कराने का कोई मकसद थोड़ी ना रह जाएगा फिर, ठीक है। दो बेनिफिट हो गया। एक फायदा और देखिए, जो ग्रेप्स होता है, ध्यान से सुनिएगा, अंगूर, ग्रेप्स, ग्रेप्स में जो वाइन होती है, जैसे ये ग्रेप है, ये छोटे छोटे ग्रेप्स लगे हुए हैं। जब अंगूर बनते हैं तो गुच्छा जो होता है उसमें जो बीच में एक डंडी होती है उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक, जिस पर सारे ग्रेप्स लगे होते हैं। तो ये स्टॉक है, ठीक है, ये वाला, इस पर सारे ग्रेप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ग्रेप का साइज कैसे बढ़ेगा, वही सेम चीज, कैबेज में जब तक इंटरनोड को इलोंगेट नहीं कराएंगे तब तक फ्लावर नहीं बनेगा। ऐसे ही ग्रेप का साइज तब बढ़ेगा जब जगह मिलेगा। जगह कैसे मिलेगा, ये स्टॉक की अगर लंबाई बढ़ जाए तो स्टॉक की लंबाई कैसे बढ़ेगी, स्टॉक में बीच में देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक इंटरनोड, यहां से लेकर के यहां तक इंटरनोड है, ठीक है। तो ये स्टॉक की अगर लंबाई बढ़ जाए तो सारे ग्रेप्स को जगह मिल जाएगी साइज बड़ा करने के लिए। ये देखिए, स्टॉक की लेंथ बढ़ गई, फिर साइज, फिर जगह मिल जाएगी, प्रॉपर स्पेस मिलेगा और सारे ग्रेप्स का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे तीसरा इसका फंक्शन, इसी में है सब, इंटरनोड इलोंगेशन का सब फायदा है। तीसरा देखिए, इन ग्रेप्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टॉक। जो ग्रेप वाइन्स है उसका जो स्टॉक है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे उसका साइज बढ़ जाएगा। और क्या होगा, साइज ऑफ ग्रेप्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और एक बेनिफिट और है इसमें, हालांकि वो इंटरनोड से संबंधित नहीं है, लेकिन यही लिख लेंगे तो फायदा हो जाएगा। एप्पल जो आते हैं, लंबे लंबे एप्पल ऐसे आ रहे हैं मार्केट में, आते हैं ना इलोंगेटेड, पहले गोल वाला, अब नई वैरायटी आ रही है कि इलोंगेट हो जा रहे हैं। वो जिब्रेलिन का काम है। जिब्रेलिन क्या करता है, इलोंगेट द एप्पल, एप्पल को, इसके साइज को बढ़ा देता है, उसको इलोंगेट करा देता है, ठीक है। यहां लिखिएगा इलोंगेट एप्पल साइज। ये सब इतना हो गया यहां पर। अब कुछ और फंक्शन देखिए। अब जिब्रेलिन का एक फायदा और है, कुछ फायदे हैं कि जो ब्रीविंग इंडस्ट्री जानते हैं, ब्रीविंग, जहां बेवरेजेस बनता है, बियर है, ड्रिंक्स है, ये सब जहां बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेवरेजेस, ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो बनता कैसे ये सब चीजें, जौ से बनेगा, अंकुरित बीजों से बनता है, ग्रेप से बनेगा, एप्पल के जूस से बनता है, ठीक है। तो एक होता है माल्टिंग, माल्टिंग समझते हैं, अगर किसी भी बीज को अंकुरित कराना है तो कैसे वो अंकुरित होगा, बीज के अंदर जो स्टार्च है, जो शुगर है, जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक जो है उसको अंकुरित नहीं, क्योंकि अंकुरित होने के लिए बीज को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलती है, रेस्पिरेशन से, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है, मतलब ग्लूकोज या स्टार्च या शुगर का ब्रेकडाउन फास्ट होना चाहिए, तो ये यही काम कर देता है। माल्टिंग को प्रमोट कराता है, जर्मिनेशन को, क्योंकि दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, एक इंटरनोड को इलोंगेट कराएगा और एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कराता है, ठीक है, जो किसी का काम नहीं है, इसी का है स्पेशली।
तो दूसरा लिखेंगे इंड्यूस कराएगा माल्टिंग। तो माल्टिंग को लिख लीजिएगा, होता क्या है माल्टिंग, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च और शुगर इन सीड के अंदर, बीज के अंदर जो शुगर है और जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन को फास्ट कराएगा तो वो अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, माल्टिंग से होगा क्या, तो माल्टिंग से सीड जर्मिनेशन जो है वो प्रमोट होगा। ठीक, और ये सब होता कहाँ है, माल्टिंग कहाँ होती है, ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो आप लिखेंगे माल्टिंग ही ब्रैकेट में कहीं आगे जगह हो तो आगे लिख दिएगा इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। ये भी यूनिक काम है, कहीं नहीं मिलेगा माल्टिंग नाम। ठीक है, एक बार समझने के बाद में फिर इसको रटने का तरीका यही है कि ये वर्ड अगर हमको दिख जाएगा, माल्टिंग है, ब्रीविंग इंडस्ट्री है, तो सीधे वो जिब्रेलिन है। ठीक है, एक फंक्शन इसका और है, शुगर केन में लिखा हुआ था कि शुगर केन में लंबाई बढ़ाता है और इतनी लंबाई बढ़ा देगा कि 20 टन पर एकड़ शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो उसको भी नोट कर लीजिए, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन 20 टन पर एकड़। हो गया ये। अब कोनिफर्स में इसका एक काम और है। ठीक है, जो कोनिफर्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म, हाँ, मैच्योरिटी को हेस्टिन करेगा। हाँ बताइए हाँ, स्टार्च को एंडोस्पर्म नहीं कहेंगे, एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है, एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है, स्टार्च को एंडोस्पर्म नहीं कहते हैं। जिस अगला फंक्शन लिखेंगे इन कोनिफर्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिब्रेलिन क्या करता है, इट इंड्यूस, हाँ इंड्यूस या हेस्टन लिखेंगे, सीधे जो लिखा वही लिखिए, इट हेस्टन का मतलब फास्ट करेगा। क्या चीज फास्ट करेगा, मैच्योरिटी को, मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी, प्लांट जल्दी मैच्योर हो जाएगा। फायदा क्या मिलेगा, जल्दी सीड बन जाएगा, जल्दी फ्लावर आ जाएंगे, जल्दी सीड बनेंगे। जितनी जल्दी मैच्योर हो जाएगा उतनी जल्दी उसमें फ्लावर आ जाएगा और जल्दी से सीड बना देगा। तो फायदा क्या मिलेगा इसका मैच्योरिटी का, मोर सीड फॉर्मेशन या अर्ली सीड। जल्दी से हमको सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जाइए। एक चीज और लिख लीजिएगा, रोजेट हैबिट में इंटरनोड जब इलोंगेट होती है, कैबेज में, पता है आपको ना, कैबेज में इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है, इसके लिए उसको बोलते हैं बोल्टिंग फिनोमिना। क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन इन द कैबेज, इसी को बोलते हैं बोल्टिंग, BOLTING, बोल्टिंग लिख के सर्किल कर लीजिएगा। तो बोल्टिंग फिनोमिना ब्रीविंग इंडस्ट्री में किसका रोल है, जिब्रेलिक एसिड का। और एक लास्ट फंक्शन और नोट कर लीजिए इसका, जो फ्रूट्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ा देता है। जैसे टोमेटो है, टोमेटो जब इस समय अधिकार हो गया है, बहुत सस्ता चल रहा है ना, तो एक साथ मार्केट में आ जाते हैं ढेर सारे,
ढेर सारा मार्केट में अफराद आ जाएगा तो वो पता लगा सड़ने लग जाएगा। जिब्रेलिन का अगर स्प्रे कर दिया जाए तो पौधे पर ही फल एक लंबे समय तक टिका रहेगा। जब आपको जरूरत है तो तोड़ लीजिए, तो उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहती है, क्योंकि या तो तोड़ने के बाद सीधे कोल्ड स्टोर में ले जाइए बचाने के लिए उसको, ठीक है, और प्लांट पे ही बचाना है तो प्लांट पे उसको टंगा रहने दो, और टंगा रहने में किसका रोल है? जिब्रेलिक एसिड का रोल है। तभी तो मार्केट वैल्यू बनी रहेगी, तभी तो आप पैसा ज्यादा कमा पाएंगे। एक साथ सब तोड़ ले जाएंगे तो सड़ जाएगा पूरा, और कोल्ड स्टोर में ले जाएंगे तो उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे? बाय स्टेइंग फ्रूट एट प्लांट फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग लेक लंबे समय तक प्लांट पर फ्रूट को स्टे रखता है, गिरने नहीं देता है, उसको बरकरार रखता है। उसमें लिखा गया है कि डिले द सेनेसेंस, सेनेसेंस को डिले कर देता है। तो इसमें फिर देखिए, इसमें कैसे ध्यान रखेंगे? मार्केट वैल्यू जहां आ जाएगा, क्वेश्चन में जानते हैं ऐसी रहेगा, आपको फिर सर्कल कर लीजिए, जहां मार्केट वैल्यू दिखाई देगा, इंटरनोड, इसका मेन काम क्या है? जहां इंटरनोड की बात आएगी सीधे जिब्रेलिन। इंटरनोड का फायदा ये है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, जहां पर आपको देखिए, इसको हिंदी में शुगर केन को क्या बोलते हैं? गन्ना। जी से गन्ना याद रखेंगे, ठीक है। कैबेज क्या है? गोभी। कौन सी वाली? पत्ता गोभी। गोभी जी हो गया, ठीक है, और जी ट्रिपल जी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 जी एक साथ आ गए। ग्रेप्स कहीं नहीं मिलेगा, किसी फंक्शन में नहीं आएगा, तो ये गन्ना, गोभी और ग्रेप्स हिंदी में लिख लीजिए याद रखने के लिए। आपको रटना ही नहीं, वो करते क्या है आपको नहीं रटना है। जहां आ जाए ग्रेप्स सीधे कौन सा? अब ग्रेप्स क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है आपको, वो कर क्या रहा है। सीधे जहां ग्रेप्स आ जाएगा सीधे जिब्रेलिन है, जहां पर गन्ना शुगरकेन आ जाएगा सीधे जिब्रेलिन, और जहां पर क्या है? कैबेज है ना, गोभी। गोभी कौन सी वाली? फूल गोभी की तो बात ही नहीं हो रही, कहीं पत्ता गोभी की बात हो रही है। सीधे क्या है? ये है। तो तीनों को टेक्स्ट के फॉर्म में नोट कर लीजिए, हिंदी में नोट कर लीजिए, नहीं सब भूल बहुत जल्दी जाता है ये, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहां पर कैबेज को हिंदी में ये तीनों मैंने बता दिया है, इसको आप एक साइड में नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, और ये ग्रेप्स हो गया। रोजेट हैबिट भी माइंड में रखेंगे कि रोजेट की कहीं आ रही है, कहीं स्टेटमेंट में रोजेट आ गया तो वो क्या है? जिब्रेलिक एसिड है। कहीं मार्केट वैल्यू आ गया तो वो क्या है? जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। और कहीं माल्टिंग आ गया है तो वो क्या है? जिब्रेलिक एसिड। आपको जानने की जरूरत है ना मार्केटिंग वो क्या करता, माल्टिंग क्या होती, नहीं पता कोई बात नहीं है, ठीक है। कोनिफर्स की कहीं आ गया है तो एक लाइन में नोट कर लीजिए। जिब्रेलिक एसिड में एक लाइन में जितना सर्कल किया मैंने, सारे एक लाइन में केवल यही वर्ड नोट करके रट डालिए, ठीक है। हाँ, तो उसको फास्ट करता है ना ये, उसको लंबे समय को ही घटा करके जल्दी ले आता है। आ रहा रटने का तरीका समझ में? क्योंकि ये पढ़ाने वाले को तक नहीं पता होता ढंग से, उसको भी रटा नहीं हो। सच्चाई तो यहां तक ये है, पढ़ाने वाले को भी ढंग से नहीं लर्न होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए हमने आपको तरीका बता दिया, एक लाइन में सारा सर्किल को रट मारिए क्या क्या है, और ट्रिपल जी याद रखिएगा बस। और ये तो मेन याद रखना है कि ये, क्योंकि ये याद रहेगा तो ये याद रहेंगे आपको फिर ये। और कुछ बच्चा इसमें? बोल्टिंग फिनोमिना कहाँ है? जिब्रेलिक एसिड में। बोल्टिंग क्या होती है? वो फूल पत्ता गोभी वाला इंटरनोड, ठीक है। और ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग को प्रमोट करा रहा है, ब्रीविंग इंडस्ट्री है, बोल्टिंग है, सब जिब्रेलिक एसिड से है संबंधित। चलिए इसके बाद साइटोकाइनिन पर आ जाइए। देखिए, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, काइनेसिस का मतलब तोड़ना, डिवाइड करना, ठीक है। काइनेसिस क्या होती है? डिवाइड करना। साइटो का मतलब सेल, इसका मतलब साइटोकाइनिन करेगा क्या? सेल को डिवाइड कराने में। सेल डिवीजन में मेन किस हार्मोन का रोल है? साइटोकाइनिन। और किसका है? ऑक्सिन का, ठीक। तो काइनिन का मतलब होगा डिवीजन, और साइटो का मतलब है यहां पर सेल से है।
तो सेल डिवीजन को प्रमोट कराने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन मेन हार्मोन है। ठीक, अब कुछ जानकारी पहले नोट कर लीजिए। साइटोकाइनिन कहां से आइसोलेट किया जाता है? प्लांट से भी। ठीक है, और कहां से? बाकी सोर्सेज से भी मिलता है। जैसे मछली जो हेरिंग फिश, एक मछली बताया था, उसके स्पर्म में डीएनए जो होता है वहां से भी साइटोकाइनिन को निकाला गया था। वो साइटोकाइनिन कौन सा? तो उसको काइनिन काइनिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक लाइन लिखा गया होगा, काइनिन, काइनेटिन है ना, काइनेटिन। तो साइटोकाइनिन प्लांट के अलावा अगर कहीं से निकाला जा रहा है तो उसको काइनेटिन का नाम दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो लिखिएगा नेम्ड, साइटोकाइनिन को क्या बोलते हैं? नेम्ड काइनेटिन। ठीक है, आगे लिखिएगा बट, मतलब इसको काइनेटिन भी नाम बोलते हैं, लेकिन अगर ये प्लांट से निकाला जा रहा है तो इसको जिएटिन बोलते हैं। बट इफ अगर इसको आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, अगर प्लांट से निकाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कॉल्ड, उसको बोलेंगे जिएटिन। ठीक है, अब क्या सारे प्लांट से निकाला गया? नहीं, सभी प्लांट से इसको आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, मिलता सारे प्लांट में है। तो किस प्लांट से इसको निकाला गया है उसी के नाम पर नाम रखा, जीमेज मक्का जो होता है, मक्के का साइंटिफिक नेम जीमेज। ठीक है, और कोकोनट का जो मिल्क है, कोकोनट का जो मिल्क होता है एंडोस्पर्म, वहां से निकाला गया है, और जीमेज से। यहां पर जीमेज नहीं लिखा गया, इन्होंने कॉर्न कर्नेल लिखा है। तो जिएटिन कहां से लिखेंगे? आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नेल एंड कोकोनट मिल्क। हमने बता दिया था कोकोनट अगर आएगा तो कोकोनट में ध्यान रखना साइटोकाइनिन होता है और सेल डिवीजन को प्रमोट कराएगा, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। कॉर्न कर्नेल क्या है? फिर बताएंगे कॉर्न कर्नेल क्या होता है। पॉपकॉर्न क्यों? क्या है कॉर्न कर्नेल? बताइए। मक्के के दाने को ही कॉर्न कर्नेल बोलते हैं। मक्के का दाना फल है कि बीज है? मेज जो है फ्रूट है कि सीड है? सीड नहीं है, फ्रूट है। व्हीट गेहूं का एक दाना फ्रूट है। चावल के, राइस जो है और गेहूं, ये सब फ्रूट होता है, क्योंकि इसमें सीड अंदर है। और सीड में फल के अंदर क्या होता है? फ्रूट में दो चीजें होती हैं, अंदर बीज होता है और बाहर फल का कवर, फ्रूट की वॉल। मक्के में फ्रूट की वॉल और सीड का कवर दोनों फ्यूज रहता है, अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेज क्या है? फ्रूट में आता है, क्योंकि फ्रूट की वॉल, समझिए, देखिए ये मेज है, ठीक है, ये इसका कवर है फ्रूट वॉल, और ये सीड है। फल में दो ही चीजें तो होती हैं, फ्रूट की वॉल और सीड। दोनों क्या होता है? ये फ्यूज, अलग नहीं कर पाते, इसलिए मेज क्या है? मेज है फ्रूट। समझ गया? हाँ बताइए। सब खाएंगे, पूरा फल खाएंगे मेज में। क्या क्यों? क्या मक्के को जो है छिलके खाते हो क्या? हाँ, सब फ्यूज है इसमें। फ्रूट बॉल में 3 लेयर होती हैं, एक्टो, मीजो, एंडो, सब फ्यूज है इसमें। सीड बॉल सीड के कवर के साथ फ्यूज है। आप पूरा फ्रूट खाते हैं इसमें। तो कॉर्न कर्नल जो है वो क्या है? ये है मेज सीड, मेज फ्रूट का ही नाम है। फ्रूट को सीड भी बोल सकते हैं आप, एक ही चीज है, लेकिन टेक्निकली इसको फ्रूट बोला जाता है। तो साइटोकाइनिन को किस नाम से जानते हैं? काइनेटिन के नाम से जानते हैं, लेकिन जब इसको प्लांट से निकालेंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, जिएटिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जीमेज से निकाला गया था, मक्के से, इसलिए इसका नाम वही रख दिया गया, जिएटिन। ठीक है, मिलता सब में है ये। एक लाइन लिखा गया, काइनेटिन डू नॉट फाउंड नेचुरली इन द प्लांट। ये प्लांट में नेचुरली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नेचुरली तो वो मिलेगा ना। ठीक है, क्या काम करता है? फंक्शन देखिए, साइटोकाइनिन के फंक्शंस। एक फंक्शन तो इन्होंने लिखा है कि रूट एपेक्स की ग्रोथ को प्रमोट कराएगा। ऑक्सिन क्या करता है? शूट एपेक्स
रूट एपेक्स, रूट की लंबाई बढ़ाना, तने की लंबाई। साइटोकाइनिन क्या करता है, तने की शूट एपेक्स की लंबाई, ये रूट जो होता है उसकी एपेक्स की ग्रोथ कराएगा, रूट की जो चोटी है, रूट का जो टिप है उसको क्या करेगा, ग्रो कराएगा। इसके अलावा आप ध्यान कैसे रखेंगे, अगर आएगा क्वेश्चन में, साइटोकाइनिन को ध्यान कैसे रखा जाएगा, ध्यान रखिए सारे फंक्शन इसके जमीन के ऊपर वाले हैं, ज्यादातर इस शूट से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, शूट से। सारे फंक्शन इसके, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, शूट इसी से संबंधित है, ठीक है, शूट से संबंधित इसके फंक्शन है। अब मैं एक एक करके बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए पहला फंक्शन प्रमोट रूट एपेक्स ग्रोथ, ये काम किसका और भी है, टिक नहीं लगा रहा हूं, ये ऑक्सिन का भी काम है, ये लिख लीजिएगा, ऑल्सो ऑक्सिन, ऑल्सो ऑक्सिन भी यही काम करता है, इसलिए इस पर टिक नहीं लगाई, यूनिक फंक्शन इसका नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या करेगा आप देखिए, कुछ समझ रहे हैं, ये तने में जो लेटरल ग्रोथ नहीं, लेटरल ऐसे लिखेंगे, ये काम ऑक्सिन नहीं करता था, ऑक्सिन का उल्टा है ये। ऑक्सिन क्या करता था, सीधे स्टेम की लंबाई बढ़ाता था, ये क्या करेगा, स्टेम की लंबाई नहीं बढ़ाएगा, ये साइड ब्रांच की ग्रोथ को प्रमोट कराएगा। जो काम ऑक्सिन करता था उसका उल्टा काम हो रहा है, ये काम समझ रहे हैं ना। ऑक्सिन क्या करता था, लेटरल ब्रांच की ग्रोथ को सप्रेस कराता था, रिड्यूस, ये क्या करेगा, बढ़ावा देगा, एपेक्स को सप्रेस करेगा, ये तने की लंबाई नहीं बढ़ने देगा ज्यादा। समझ में आ रहा है। तो यहां से देखा जाएगा तो ये ऑक्सिन का उल्टा काम है कि नहीं है, ये काम ऑक्सिन का उल्टा है, तो इसको बोलते हैं एंटागोनेस्टिक, एंटागोनेस्टिक फंक्शन टू ऑक्सिन, ये ऑक्सिन का उल्टा काम है। तो साइटोकाइनिन में एक काम ऐसा है उसका जो ऑक्सिन से उल्टा काम होता है, ये अपोजिट वाले को जरूर ध्यान रखना आपको। तो ये भी यूनिक ही हुआ ना, ये भी यूनिक हुआ क्योंकि ये फंक्शन और कोई नहीं कराएगा, तो ये यूनिक फंक्शन हो गया, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या करेगा देखिए, अब पढ़ लीजिए इसमें और जो लिखा, देखिए बता रहे हैं आपको, ये कहां है लिखा है, लेटरल शूट ग्रोथ मैंने लिखा दिया, उसने लिखा है लेटरल शूट ग्रोथ, लेटरल साइड में जो शूट निकलती है उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, ये प्रमोट कराएगा, लेटरल शूट ग्रोथ, ठीक है, ऐसे लिखा है। आगे लिखा है एडवांटेजियस शूट को, फॉर्मेशन को प्रमोट कराएगा, लिखिएगा प्रमोट। अब थोड़ा सा बोरियत हो रही होगी, एडवांटेजियस शूट ग्रोथ, जैसे जब नया नया क्लास स्टार्ट होता तो बड़ा एंजॉय रखते हैं, इसके बाद जैसे ही बढ़ते हैं आगे तो बोरिंग चालू, वैसे ये अब आगे बढ़ रहे हैं आप। प्रमोट द एडवांट, आपको ये बताएगा, आपने एडवांटेजियस रूट तो पढ़ रखा, ये एडवांटेजियस रूट कहां से आ गया, कभी पढ़े ना, रूट पढ़ा, आपस्थानिक जड़ें, मूसला जड़ें, मूसला को हिंदी में बोलते हैं टैप रूट शायद ना, और एडवांटेजियस को बोलते हैं क्या है, अपस्थानिक जड़ें, ऐसी जड़ें जो रेडिकल से नहीं निकलती हैं उसको एडवांटेजियस बोलते हैं। ये एडवांटेजियस शूट है, ये क्या है, तो एडवांटेज, अच्छा बताइए, शूट का मतलब होता है स्टेम, और स्टेम निकलता कहां से है, कहां से स्टेम बनता है, या तो स्टेम अगर बीज है तो उसमें प्लीम्यूल से बनेगा, और मान लीजिए प्लांट बड़ा हो गया है तो नया स्टेम कहां से बनेगा, पत्ती के, लीफ के और स्टेम के बीच में जो बड होती है उससे बनेगा, एक्सिलरी बड से ये स्टेम बना रहा है, ठीक है, ये भी रियल स्टेम है, और जो प्लीम्यूल से ये वाला स्टेम बना ये भी रियल स्टेम है, वास्तविक है, ये वास्तविक स्टेम नहीं होता है,
मतलब ये एडवांटेजेस का मतलब, अगर स्टेम है, स्टेम में जानते हैं नोड होती हैं, दो नोड के बीच की जगह इंटर नोड, स्टेम अगर यहां से बन रहा है, बनना चाहिए नोड से, लेकिन अगर वो नोड के अलावा या आप कहेंगे प्लीम्यूल के अलावा कहीं और से बन रहा है, तो ऐसे स्टेम को बोलते हैं एडवांटेशियस। कहां से बन सकता है? इंटरनोड से। और कहां से बन सकता है? अजूबा का जो प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, उसमें जो पत्ती का मार्जिन होता है, किनारा, यहां से जड़ें बनती हैं और यहां से तना, तो लीफ से बन रहा है ना। स्टेम कहां से बन रहा है? लीफ से। ये एडवांटेशियस स्टेम में आएगा। समझ रहे हैं एडवांटेशियस शूट क्या होती है? तो नोट कर लीजिएगा इसको, यहां लिखिएगा एडवांटेशियस शूट होती क्या है? शूट डेवलप इंटरनोड से शूट बन रहा है, लीफ से बन रहा है, इसको बोलते हैं एडवांटेशियस शूट। ये भी एडवांटेशियस शूट वर्ड ध्यान रखिएगा, ये आपको केवल और केवल किसमें है? इसी में है। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ, किसमें? अर्चिन ना, नहीं, ऑक्सीजन लेटरल शूट है, उसने लेटरल लिखा, लेटरल अलग चीज है, साइड से देखिए, ये तना, ये लीफ है ना। ऑक्सीजन क्या करता है? इसकी हाइट को बढ़ाएगा। और लेटरल शूट की, ये लेटरल का मतलब जो जहां से बड होती है, स्टेम पर जो नोड है, नोड से जब स्टेम बनती है, शाखाएं जिसको कहते हैं, मुख्य तना होता है, एक शाखाएं निकलती हैं, वो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, लेटरल शूट बोलते हैं उसको, वो अलग चीज है, वो लेटरल शूट है। ये एडवांटेशियस शूट है। अपस्थानिक शाखाएं, तना, जड़ तो पढ़ रखे हैं, अपस्थानिक तना भी होता है। समझ में आया? तो जहां पर एडवांटेशियस शूट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन का रोल हो गया। और क्या करता है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, लीफ में क्लोरोप्लास्ट की संख्या बढ़ा देगा, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या बढ़ा देगा। ठीक है, बस मैंने वो नहीं बताया कौन सा, सेनेसेंस को एक साथ बताएंगे, जितने पांचों हार्मोन में एक साथ ले लेंगे उसको। समझ में आया? ज्यादा नहीं करना, इतना याद हो जाए बहुत है, इतने तीन ही फंक्शन बहुत हैं इसके। और कुछ लिखा है? हाँ, एक लिखा गया होगा ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। देखिए ये लिखा ना, इसी के नीचे ब्रैकेट लगाइएगा, लिखिएगा ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। बताएंगे इसका मतलब क्या है? ओवरकम का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है ओवरकम? देखो नींद आ गई पीछे, बताइए ओवरकम का मतलब क्या है? जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो ओवरटेक करके उसको रोक दे, उसको स्लो करके आप अपना भगा ले जाते हैं, ओवरटेक करना दूसरे को। हाँ, ओवरकम का मतलब, हाँ बाहर निकल जाना, जो भी चीज है यहाँ, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं कि वो एपिकल डोमिनेंस को स्टॉप करके साइड ब्रांच की ग्रोथ को प्रमोट करा देता है, या उससे बाहर निकल जाता है एपिकल डोमिनेंस से, क्योंकि उसका उल्टा काम कर रहा ना, तो ओवरकम कर लेता है उसको। समझ में आया? सीबीएसई बोर्ड वालों की इंग्लिश सही होती है, पीरियड वालों की झंडू बाम। क्यों? हाँ बताइए क्या करें हैं? साइड ब्रांच बढ़ाएगा ये और एपिक्स को सप्रेस करे रहेगा। ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा इसलिए लिखा ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, प्लांट में ऑलरेडी जो काम ऑक्सीजन में टिप को काट के किया जाता था, टिप को काट करके प्लांट को बुशी बनाया जाता था, वो काम ये ऑलरेडी करेगा। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? साइड ब्रांच ज्यादा ग्रो करेगा तो बुशी हो जाएगा प्लांट। जो उसको वहां टिप काट करके जो काम करते थे वो काम यहां पहले से रहेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्या नहीं आया? सिर पे क्यों हाथ रखे हो ऐसा तुम? समझ में ये देखिए,
ये है स्टेम, साइड ब्रांच की ग्रोथ क्या है, प्रमोट करा रहा है। ठीक है, फायदा ये होगा कि ज्यादा लीव्स बनेगा। सोचिए कि जिस प्लांट में शाखाएं ज्यादा निकलेगा तो पत्ती शाखा जितनी ज्यादा शाखाएं निकलेंगी उतनी ज्यादा तो लीव्स भी तो रहेंगी, क्योंकि हर ब्रांच पर लीफ लगेगा। और पता लगा प्लांट सीधे जा रहा तो जब शाखाएं कम निकलेंगी, छोटी छोटी रहेंगी, तो कहां लीफ लगेगा। इस पर कितनी लगा लेगा, इस स्टेम मेन स्टेम पे कितनी लीफ लग जाएगी ना। अब बताइए कौन केमिकल का रोल। अब छोड़ दीजिए। हाँ, कैलस से जब आगे डिफरेंशिएशन होता है वहां ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो देखा जाता है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो प्लांट में कितना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाएगा तो रूटिंग प्रमोट हो जाएगी, और ऑक्सिन ज्यादा हो जाएगा तो शूट प्रमोट हो जाते हैं। तो इतने फंक्शन बहुत हैं इसमें। आगे वाला कौन सा हार्मोन है, इथिलीन, लास्ट हार्मोन है। इसके बाद क्वेश्चन बता देंगे। हाँ, एक और बचा हुआ है। इसके बाद एक और है फिजिकल, उसमें ज्यादा नहीं है। सबसे खतरनाक ये है, इसमें फंक्शन सबसे ज्यादा है। तो मेन हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये गैस नेचर का है। कैसा है ये, गैसियस नेचर का है। ठीक है, मार्केट में किस नाम से आता है, इथेफोन के नाम से आता है। फल को पकाने के लिए जो केमिकल स्प्रे किया जाता है वो इथेफोन होता है। तो इन मार्केट में ये इथेफोन के नाम से आता है, इथेफोन। तो क्या ये, लेकिन ये गैस नेचर का नहीं, गैस नेचर का तो हार्मोन है, लेकिन ये मार्केट में जो आएगा वो लिक्विड आता है। हाँ, सॉलिड भी, पाउडर आएगा, उसको आप लिक्विड, वोलेटाइल नेचर का। हाँ, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी पाउडर आ रहा है, तो इसको पानी में डाल करके लिक्विड बना लेंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है ये, एक्वस सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसको जब स्प्रे किया जाएगा, ध्यान सुनिएगा, इसको जब स्प्रे करेंगे प्लांट पर, तो जब ये प्लांट के अंदर जाएगा तो एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करेगा। वोलेटाइल का मतलब जो गैस नेचर का होगा। यहां नोट कर लीजिएगा, इथेफोन जब क्या है, इन प्लांट, जब ये प्लांट में एंट्री करेगा, एंट्री इन प्लांट, तो क्या होगा, रिलीज करेगा या फॉर्म बनाएगा। नोट कर लीजिएगा, फॉर्म वोलेटाइल सब्सटेंस, ये सब लिखा हुआ है। उसी को क्या बोलेंगे, इथिलीन। मतलब इथेफोन से इथिलीन बनती है कब, जब प्लांट पर स्प्रे किया जाएगा इथेफोन का, तो प्लांट के अंदर जाने के बाद वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इथिलीन। फिर इथिलीन फ्रूट की राइपनिंग करा देगा। अब इथिलीन जो है, इसका मेन फंक्शन क्या है। इथिलीन देखिए, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है। अकेला एक ऐसा हार्मोन जो दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी सब एक एक एक्टिविटी वाले हैं। लेकिन मेन क्या है इसमें, प्रोमोटिंग वाली एक्टिविटी है कि इनहिबिटिंग वाली, बताइए कोई। कल बताया तो था, भूल गए सब। एक दिन में जब भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इनहिबिटिंग ज्यादा होता है। ठीक है, इनहिबिटर मोर है ये, इसके ज्यादा काम इनहिबिटिंग वाले हैं। बुक में भले नहीं लिखे गए हैं, बुक में आपको देखने में लगेगा प्रमोटिंग वाले ज्यादा काम लिखे गए हैं, लेकिन इनहिबिटिंग ज्यादा होते हैं। ठीक, अब इसके एक एक फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। मेन काम लिखिएगा, यहां पर ऐसे करके लिखिएगा फंक्शंस। तो सबसे पहले मेन फंक्शन लिखते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। यूनिक काम है, कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। केवल और केवल किसका काम है, इथिलीन का काम है, फल को पकाने में। कैसे फ्रूट राइप होता है, फ्रूट के अंदर सेल्स होती हैं, सेल के बीच में जो बाउंड्री होती है मिडिल लैमेला, उसको डिसॉल्व कर देता है। आ रहा समझ में। तो कैसे फ्रूट राइप होगा, बाय डिसॉल्विंग मिडिल लैमेला।
एक काम तो ये करेगा, मिडिल लैमेला डिसॉल्व कर देगा। कैसे डिसॉल्व होती है, कैसे? जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। देखिए फल को पकाने में अगर कहीं फल को आप ठंडी जगह रखेंगे तो नहीं पकेगा, ऐसे टेम्परेचर में रख देंगे यहाँ थोड़ा सा वार्म एरिया है तो वहां फ्रूट पक जाएगा जल्दी से। कहाँ? थोड़ा सा जहां पर गर्मी है। इथिलीन जो है फल के अंदर वही काम कर देता है। इथिलीन क्या करता है? फल के अंदर गर्मी ले आता है। कैसे ले आएगा? रेस्पिरेशन के रेट को फास्ट करेगा। श्वसन की दर जो होती है उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कब? जब फल पकने की बारी आती है तो रेस्पिरेशन के रेट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी बनेगा, और ज्यादा एनर्जी बनेगा तो फ्रूट के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और मिडिल लैमेला क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, और फ्रूट जो है सॉफ्ट होने लगेगा धीरे धीरे पकने के बाद। समझ में आ रहा है? तो कैसे फ्रूट राइपनिंग होती है, मिडिल लैमेला डिसॉल्व होती है। और ये कैसे डिसॉल्व होता है? बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसके रेट को बढ़ा देगा इथिलीन। इसी को बोलते हैं क्लीमेट्रिक इफेक्ट। पूछा जाता है क्लीमेट्रिक इफेक्ट कहां काम करता है, तो यही है कि रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाना, इसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट्रिक इफेक्ट। जैसे एक वोल्टिंग इफेक्ट आपने वहां पढ़ा था जिब्रेलिक एसिड में, वैसे यहां पर है क्लाइमेट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है? एक काम ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए इथिलीन जाना जाता है। बाकी इसके सब अभी साइड वाले काम हैं। एक आता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। कौन देता है? ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब 3 काम। ठीक है, तो इथिलीन वर्क इन ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो ये दूसरा फंक्शन इसका क्या है? ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब ऐसा नहीं कि ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब 3 काम। अरे 3 काम के अलावा इसमें 10 काम हो रहे हैं, इथिलीन 10 काम कर रहा है, तो क्यों ट्रिपल रिस्पॉन्स कर दिया गया? 3 काम एक साथ एक ही जगह पर चल रहे हैं, एक ही मतलब प्लांट के एक सिंगल पार्ट में 3 काम एक चलते हैं, सिंगल पार्ट में हो रहे हैं। वैसे तो देखा जाए इथिलीन पूरी बॉडी में पता नहीं 10 काम करेगा, लेकिन एक पार्ट में वो 3 काम एक साथ कर रहा होता है। इसको बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। समझ में आया? बाकी कहीं ऐसा नहीं है ट्रिपल की जो कोई हार्मोन एक साथ जो है 3 फंक्शन चला रहा हो, एक ही पार्ट में चला रहा हो। समझ में आ रहा है? तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में 3 काम एक साथ हैं, वो नोट कर लीजिएगा। पहला कौन सा लिखा है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। दूसरा क्या है? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। हाँ, एक्सिस है। और तीसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस और एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये सब डाइकॉट में ही हो रहा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स मोनोकॉट में नहीं होता। ध्यान रखिएगा, केवल तीनों काम कहाँ है? डाइकॉट में। सीडलिंग का मतलब जब प्लांट बहुत छोटा होता है, नन्हा सा जो है, बीज से जब पौधा निकलता है उसको बोलते हैं सीडलिंग। जर्मिनेशन के बाद वो जैसे से बढ़ता है, ठीक है, जब आपको दिखने लग जाएगा मिट्टी में कि ये प्लांट ग्रो करने लग गया, तो वही सीडलिंग बोला जाता है। सुनिए बता रहे हैं, तो डाइकॉट में ही है, ओनली डाइकॉट में मिलेगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिए, डबल लिखिए, क्योंकि ये यूनिक काम है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सब जानते हैं कि राइपनिंग में आपने क्लास 10 से पढ़ते आए हैं। ये वाला ऐसी स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, तीनों रटिएगा। होता क्या देखिए, मोनोकॉट जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। मोनोकॉट के जो बीज होते हैं, आपने पढ़ा है मोनोकॉट वो जमीन में, जैसे एक गेहूं है, जब वो बीज डालते हैं जमीन में, मिट्टी में, तो प्लांट जब बनेगा तो सीधा निकलता है। गेहूं का प्लांट सीधे मिट्टी में को फाड़ के निकलता, सीधा एकदम स्ट्रेट। लेकिन जो चना है डाइकॉट हुआ, मटर है डाइकॉट, इसका जब प्लांट, और प्लांट कहां से निकलेगा? एम्ब्रियो से बनेगा। भाई एम्ब्रियो होता ना, सीड में क्या है? एम्ब्रियो है। ऐसे ही जब चना जो है ग्राम, उसमें 2 डाइकॉट है। क्या है वो? डाइकॉट। 2 कॉटलेडन, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर क्या है? प्लीम्यूल, नीचे क्या है? रेडिकल।
जब प्लीम्यूल से पौधा बनना होता है तना, तो तना ऊपर नहीं जाता है, वो आगे बढ़ता है। देखिए यहां समझा रहे हैं, ये देखिए ये क्या करेगा, ये पहले ऐसे चलेगा, दिख रहा सबको ना। मोनोकॉट का स्टेम जमीन को फाड़ के सीधे निकलता है, लेकिन डाइकॉट का स्टेम जब जमीन को मिट्टी को ऊपर निकलता है तो पहले सीधे चलता है, स्ट्रेट ऐसे नहीं चलेगा, पहले वो ऐसे भागेगा यूं। कारण है उसका, तो पहला समझ में आया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब न्यू प्लांट जो बना वो सीडलिंग है, उसमें जो तना बना था वो तने की ग्रोथ पहले कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। बुक में शुरुआत में दिया, देखिए। अरे बता रहे हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। ये देखो, ये जो मटर समझ लीजिए, चना, ठीक है। हाँ, डाइकॉट है, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, यहीं से देखिए ये तो सीधे हो गया यहीं से, क्योंकि इन्होंने सब तीनों एक में दिखा दिया है, तीनों चीजें इसी डायग्राम में दिखा दी गई हैं। मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूं, सीधे पौधा को ऊपर निकाल दिया है। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सीधे चला जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं इस तरीके से। देखिए पहले वो तना क्या होगा, सीधे चलेगा, सीधे चलने के बाद में तना नीचे मुड़ेगा। ये देखिए पहले ऐसे चला, फिर ये ऐसे ऐसे मुड़ेगा, ये तो सीधे चला पहले तना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ। स्वेलिंग का मतलब इस तने की मोटाई भी बढ़ेगी। तने की मोटाई नहीं बढ़ेगी तो कैसे मिट्टी में से निकलेगा, दब जाएगा, मर जाएगा वहीं। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है तने की। यहां से देख लीजिए, ऊपर नहीं दिख रहा, वहां से ये था ग्राम, ये मिट्टी का लेवल हो गया सॉइल का। यहां से पहले ये निकला प्लीम्यूल से, कहां से निकलेगा स्टेम, प्लीम्यूल से। पहले वो सीधा चलेगा थोड़ा समय तक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें स्वेलिंग आएगी। क्या होगा, थोड़ा सा ये मोटा हो जाएगा, स्वेलिंग। लेकिन ये अभी जमीन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ये जमीन से ऊपर निकला नहीं है, अभी ये जमीन के नीचे सारा हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मिट्टी के अंदर ही चल रहा है। मिट्टी के अंदर पहले ऐसे चलेगा, फिर ये मोटा हो जाएगा, स्टेम हो गया। इसके बाद इसमें हुक बनेगा, हुक समझ रहे हैं, ये हुक बन गया। हुक कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और जब ये हुक बन जाएगा तो अब ये फाड़ के निकलेगा धरती को। डाइकॉट का बीज जब जर्मिनेट करता है तो सीधा नहीं जाता है तना, वो जो छोटा सा सीडलिंग का स्टेम बनता है पहले वो सीधा चलेगा, फिर मोटा होगा ये, फिर ऐसे हुक बनाएगा। अब हुक बन गया, अब ये मिट्टी का लेवल है, इसको ये हुक बन गया, अब ये हुक जाएगा ऊपर, ये प्रेशर लगाएगा मिट्टी में, ये ग्रो करेगा और ये मिट्टी से ऊपर। जानते हैं इसका कारण क्या है, मोनोकॉट में ये सब नहीं हो रहा है। क्या वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा स्ट्रांग है कि मिट्टी को फाड़ के निकल गए और ये नहीं फाड़ पाए मिट्टी को, ये कमजोर है डाइकॉट वाला। बताएंगे कोई समझ के कारण, क्यों इसमें हुक बन गया ऐसा। तीनों फंक्शन बता दिया, स्वेलिंग हो जाएगा, एपिकल हुक, एपेक्स। ये चोटी कहाँ है इसकी, ये है चोटी, कहाँ है, ये है, तो ये इसी के पास में ये हुक बन गया, ये ऐसे निकलेगा। इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप जानते हैं कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा एक वर्ड होता है, मोनोकॉट में इस शूट को प्रोटेक्ट करने वाली एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल। वो आपको डाइकॉट में देखने को नहीं मिलती है। तो डाइकॉट में अगर स्टेम ऐसे निकलेगा तो उसका एपेक्स जो है वो डैमेज हो जाएगा। मोनोकॉट में कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा, डाइकॉट में नहीं, ध्यान सुन लीजिए। कहाँ डाइकॉट में, दिखा दीजिए, मोनोकॉट में। अभी आपने वो कर्वेचर टेस्ट पढ़ा था ना, कॉलियोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास, घास क्या है, मोनोकॉट ही तो है, डाइकॉट में नहीं है। ये आप पढ़िएगा, ये मॉर्फोलॉजी वाले में पढ़िए, वहां दिया हुआ है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मेज का वर्टिकल सेक्शन में पढ़ेंगे इसको। तो देखिए ध्यान समझ रहे हैं, मोनोकॉट सीधा क्यों निकलता है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी है और इसका एपेक्स डैमेज नहीं हो पाता है क्योंकि इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा है, तो ये सीधा निकल जाता है मिट्टी में। लेकिन हाँ, डाइकॉट होना चाहिए, डाइकॉट होना चाहिए। अरे ये डाइकॉट का डायग्राम दिया, चाहे जो ये डाइकॉट का डायग्राम ऐसे होता है, ये डाइकॉट का, ये मोनोकॉट का डायग्राम नहीं है। आप लीफ को देख के आइडिया नहीं लगा रहे हैं कि लीफ किस चीज की है ये। अरे वेनेशन देखिए, डाइकॉट वेनेशन है ना, ये पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में होता है। और कोई समस्या हो तो बताइए, समझ गए ना। हाँ
मोनोकॉट में स्टेम, कौन सा स्टेम, जो सीड के अंदर स्टेम एक्सिस है उसके ऊपर एक कवर होता है कॉलेप्टाइल, जो डाइकॉट में नहीं होता है। तो डाइकॉट में स्टेम के ऊपर कोई कवर नहीं है, इसीलिए डाइकॉट में स्टेम का जो एपेक्स है वो डैमेज ना हो जाए। अगर वो सीधा निकलेगा तो डैमेज हो जाएगा, इसलिए ऐसे निकलता है। एपेक्स नीचे है, समझ रहे हैं ना? अरे देखें, रियलिटी में नहीं देखें कभी किसी सीड को जर्मिनेट होते देखिए। लौकी, कद्दू, तोरई का सीड जब जर्मिनेट करता है तो ऐसे करके निकलता है, वो सीधे नहीं निकलता, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि एपेक्स नीचे है। अगर वो सीधे निकलेगा तो एपेक्स डैमेज हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। एपेक्स को छिपा करके और ऐसे निकल रहा है। इसको मोटा भी कर दिया ताकि डैमेज ना होने पाए। इस एक्सिस को क्या कर दिया गया है? ग्रो करा करके हॉरिजॉन्टल और थिक कर दिया गया है, फिर ऐसे निकलता वो। इसके बाद जब ऐसे निकलेगा मिट्टी से ऊपर, फिर सीधा हो जाएगा, फिर वो फिर स्ट्रेट हो जाएगा। डायग्राम बुक में दिया है। उसके बाद स्ट्रेट हो जाएगा। कॉटलिडन कहां जाएंगे? ऊपर, जमीन के ऊपर। आया तीनों समझ में? ये तीनों एक साथ हो रहा है, मतलब एक के बाद एक हो रहा है, एक ही पार्ट में हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट और, ठीक है। अगला काम देख लीजिए इसका, यूनिक काम। अगर कहीं आ जाएगा चावल का पौधा, राइस प्लांट। वैसे तो राइस जिब्रेलिक एसिड को डिस्कवर किया गया था राइस में, वो छोड़ दीजिए। फंक्शन में अगर कहीं आएगा राइस तो किसका काम है? एथिलीन का। ये चावल के जो पौधे होते हैं, जानते हैं चावल पानी में ही ग्रो करता है। अच्छा खासा पानी नहीं भरेंगे चावल की खेती नहीं होगी, धान की। बाकी प्लांट को जरूरत नहीं पड़ती है। तो पानी क्यों भरा जाता है? पानी क्यों भरा जाता है धान के खेत में? है? अच्छा खासा पानी भर देंगे, इसके बाद में ऐसे ऐसे करेंगे उखाड़ के। बाकी किसी में तो ऐसा नहीं करते हैं। देखिए उसका कारण यह है कि पानी जब भरा रहेगा तो फायदा एक मिलेगा कि हर जो खरपतवार नहीं ग्रो करेगा जब तक पानी भरा है। क्योंकि जब तक पौधा छोटा है तब तक उसको सुरक्षा ज्यादा चाहिए। जैसे पौधा बड़ा हो गया तो सुरक्षा की नीड नहीं है। राइस का प्लांट जब तक छोटा है तब तक उसको विशेष केयर करनी पड़ती है, सारे पौधों को, राइस ही नहीं सारे पौधों को। तो राइस के फील्ड में पानी जो भर करके उसके बाद बुआई जो की जाती है, कारण यह है कि वाटर लॉगिंग होने से उसमें वीड्स, खरपतवार नहीं ग्रो करते हैं और चूहे हुए जो पेस्ट होते हैं वो नहीं आते हैं, तो नुकसान नहीं पहुंचता है राइस को। तो ये क्या, ये काम हम सब में नहीं कर सकते हैं? गेहूं में पानी भर दो, गेहूं को उखाड़ लगा दो ले जा करके। ये काम तो सभी में किया जा सकता है। जब भाई पानी जब भरा रहेगा खेत में तो खरपतवार नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि खरपतवार तुरंत सड़ जाएगा, तुरंत वो सड़ जाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। चूहे बेचारे कहाँ जाएंगे? पानी में मर जाएंगे, चूहे नहीं जा पाएंगे, हाँ, पेस्ट नहीं जा पाएंगे, कीड़े मकोड़ा नहीं लगेगा, फायदा है। सभी में नहीं करते हैं टेक्निक, खाली राइस में क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए राइस में एक खासियत ये होती है कि राइस, क्योंकि अगर कहीं पर आप पानी ज्यादा, किसी पौधे को आप पानी ज्यादा देते हैं तो प्लांट तो मर जाना चाहिए। किसी पौधे को पानी ज्यादा देने पर, गमले में पानी भर दीजिए, पौधा कुछ दिन बाद मर जाएगा। कारण क्या है? कोई बताएगा क्या कारण है? लेकिन चावल में ऐसा नहीं होता है, उसको तो पानी इफरात चाहिए। हाँ, कारण यह है कि मिट्टी जो होती है, सॉइल, ठीक है, गमले में पौधा लगा है, आपने पानी भर दिया तो सॉइल के पार्टिकल के बीच में जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम मिलने लगेगी। मिट्टी के अंदर अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। पानी कम रहेगा या नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी। कारण समझते हैं? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन 21% है, जब वो पानी में जाती है ऑक्सीजन तो कम हो जाती है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है।
वाटर में ऑक्सीजन कम डिजल्व होती है इन कंपेरिजन टू द एयर। एयर में 21%, पानी में कम रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्लांट में आपको कारण समझ में आया हो, किसी प्लांट को वाटर लॉगिंग करने पर प्लांट मर क्यों जाता है? क्योंकि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है पानी होने की वजह से, और रूट को सांस लेने में समस्या होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रूट सांस कैसे लेगा, और सांस नहीं लेगा तो रूट में एनर्जी कैसे बनेगा, रूट मरने लगेगा। ठीक है, रूट डैमेज तो पूरा प्लांट नीचे खत्म। लेकिन राइस में खासियत यह है कि राइस जो है पौधा पानी में भी जिंदा रहता है। कारण यह है कि राइस की जो रूट होती है, राइस का जो तना है, उसमें एक टिश्यू है एरेनकाइमा, पड़े होंगे। पैरेनकाइमा का एक मॉडिफिकेशन होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा होने की वजह जितने भी पौधे पानी वाले हैं, जलकुंभी है, उन सब के अंदर एरेनकाइमा है। वो पौधे के अंदर जड़ों में या तनों में एयर कैविटीज हैं, उनके अंदर वो एयर भरे हुए रहते हैं। तो ये राइस का प्लांट भी यही काम करता है, इसमें एरेनकाइमा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रूट के या तने में एयर कैविटीज हैं, ऑक्सीजन भरी रहती है, उससे काम चलाते रहते हैं। जिंदगी भर तो पानी में खेती नहीं की जाती ना, थोड़े दिन में पानी सूख जाएगा। जब प्लांट थोड़ा बड़ा होता है तो पानी को सूख जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? तो तब तक काम किससे चलता है? या ऑक्सीजन तो आएगा ही, ऐसा तो होता नहीं कि ऑक्सीजन नहीं आए, पानी में कम आती है, ऑक्सीजन आती है। तो राइस प्लांट में वाटर लॉगिंग का फायदा ये मिला। वाटर लॉगिंग करने से क्या होता है कि वहां पर हर्बिसाइड नहीं आएगा, हर्ब्स नहीं ग्रो करेगा, खरपतवार नहीं आएगा, और चूहे और इंसेक्ट नहीं आएंगे। ठीक, तो ये क्या काम करता है इथिलीन उसमें? इथिलीन एक काम ये करता है, जब आपने धान की रोपाई कर दी, ये पानी का लेवल है, ठीक है, तो पानी का लेवल है तो ये धान ग्रो कराया। ये देखिए, ध्यान से देखते रहिए, इसमें क्या करेगा, इंटरनोड को बिलोंगेट करा देगा। इसको इंटरनोड, ये काम एक जगह और मिला था, कहां? इथिलीन जिब्रेलिक एसिड में भी था। ठीक है, इंटरनोड इलोंगेट कराने से फायदा क्या है कि पौधा पानी के ऊपर निकल आता जल्दी से, नहीं तो सड़ जाएगा। अगर जब इथिलीन प्लांट में इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेगा तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, और प्लांट क्या है, पानी में पड़ा पड़ा वो राइस का प्लांट सड़ जाएगा, वो जल्दी से ग्रो ही नहीं करेगा। तो इसको फास्ट ग्रो करा करके ऊपर ले आता है, ताकि जल्दी से इंटरनोड इलोंगेट हो जाए और प्लांट पानी के लेवल से ऊपर निकल आए। फिर समस्या ही खत्म हो जाती है। जब प्लांट पानी के ऊपर आ गया लेवल में, नीचे उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा। लिखा ना, और पीटियोल को इलोंगेट कराएगा तो पत्तियां पानी के ऊपर आ जाएंगी। पीटियोल क्या होता है, ये देखिए, हाँ, जो लीफ का स्टॉक है, तो जब ज्यादा पीटियोल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लीफ जो है बाहर की साइड में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी और फंक्शन बचे हुए हैं, अब अगली बार इसका लास्ट करके और इसका क्वेश्चन बता दिया जाएगा। कई बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाइए। अभी बता रहे हैं उनको, ये सब दे देना, जल्दी होगी और जाने। आइए इधर आ जाइए।